हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई एम डॉक्टर जयदेव और मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है लिम्फ नोड स्वेलिंग। ये लिम्फ नोड्स क्या है, इसका स्वेलिंग होने के पीछे क्या क्या रीजंस है, इसका साइन सिम्टम्स क्या होता है और इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं और इसके साथ इसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, इसी बारे में आज के इस ब्लॉग में मैं डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हूं। आप अगर इस बारे में जानने को इंटरेस्टेड है तो इस ब्लॉग को अंत तक देखते रहिए और मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आपका कुछ क्वेश्चंस है और अगर आपका कुछ सजेशन है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। तो पहले जानते हैं कि लिम्फ नोड स्वेलिंग, जिसे लिम्फेडेनोपैथी बोलते हैं, वो एक्चुअली क्या है। लेकिन ये समझने से पहले हम लोगों को जानना होगा कि लिम्फ नोड्स एक्चुअली क्या है। लिम्फ नोड्स है एक्चुअली दिस इज वन काइंड ऑफ ग्लैंड और ये जो ग्लैंड है ये लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आता है। लिम्फेटिक सिस्टम जो है उसका दो कंपोनेंट है, एक है लिम्फेटिक वेसल्स और दूसरा है लिम्फ नोड्स। ये जो लिम्फ नोड है ये हमारे सारे बॉडी में ही ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं और ये जो लिम्फ नोड्स है, ये जो लिम्फेटिक जो वेसल्स है उसके जो ट्रैक है वहां पे ही बीच बीच में ये लिम्फ नोड्स रहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम का दो कंपोनेंट है। फर्स्ट है लिम्फेटिक वेसल्स, जिसमें लिम्फ नाम का एक फ्लूइड रहता है जिसके अंदर टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स रहते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी में जब बाहर से कोई इंफेक्शन एंटर करते हैं तब ये इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में फाइट करता है। कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस अगर बाहर से बॉडी में चला आए तो उसके बाद ये इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। सो दिस इम्यून सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड ये इम्यून सिस्टम का दो पार्ट है, एक है लिम्फेटिक वेसल्स और दूसरा है लिम्फ नोड्स। ये जो लिम्फ नोड्स है ये एक्चुअली जो लिम्फ है उसे फिल्टर करते हैं। लिम्फ के अंदर कुछ बैक्टीरिया, वायरसेस या फिर कुछ ट्यूमर सेल्स अगर आ गए तो ये जब ये लिम्फ नोड से ट्रैवल करते हैं तब ये सब पार्टिकल्स, ये सब ऑर्गेनिजम्स को लिम्फ नोड फिल्टर करते हैं। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर नॉर्मल फंक्शनिंग। ये लिम्फ नोड नॉर्मली इतना छोटा होता है कि हम लोग इसे हाथ से पैल्पेट नहीं करते, मतलब पैल्पेट नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली एक नॉर्मल लिम्फ नोड को हम ऐसे फील नहीं कर पाते, लेकिन लिम्फ नोड अगर एबनॉर्मल हुआ, जिसे हम लोग बोलते हैं लिम्फेडेनोपैथी, तो ये लिम्फ नोड नॉर्मल से बड़ा होता है साइज में और इसका कंसिस्टेंसी भी चेंज होता है। ये लिम्फ नोड में पेन अपीयर कर सकता है, इसके अंदर पस जमा हो सकता है, ऐसा बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस होता है। जब लिम्फ नोड नॉर्मल से एबनॉर्मल होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं लिम्फेडेनोपैथी। इसमें लिम्फ नोड का कंसिस्टेंसी चेंज होता है और इसका साइज भी यूजुअली नॉर्मल से बड़ा होता है, तब जाके ये लिम्फ नोड पैल्पेबल होता है। ये जो लिम्फेडेनोपैथी इज वेरी कॉमन इन द सर्वाइकल रीजन, दैट मींस इन द नेक रीजन। यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ लिम्फ नोड्स है। ये जो ग्रुप है इसे बोलते हैं सबमेंटल लिम्फ नोड्स, ये है प्री ऑप्टिक लिम्फ नोड्स। नेक्स्ट है ये सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में एंटीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। और ये जो ग्रुप है ये है सुप्राक्लाविकुलर लिम्फ नोड। ऐसा डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ लिम्फ नोड्स आर देयर। अगर इसमें से एक या एक से ज्यादा लिम्फ नोड अगर नॉर्मल से बड़ा हो गया तो वो हम लोग इजीली ऐसे फील कर सकते हैं। तो ये जो लिम्फ नोड एनलार्जमेंट होता है इसका बहुत सारा रीजन है, जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन कॉज है रिएक्टिव लिम्फ नोड्स। रिएक्टिव लिम्फ नोड इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ लिम्फ नोड एनलार्जमेंट। ओके, तो ये जो रिएक्टिव लिम्फ नोड है ये
क्यों होता है? इसका डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जिसमें बहुत कॉमन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सपोज आपका मुंह के अंदर ओरल कैविटी में कुछ इन्फेक्शन हुआ, केरीज हुआ, या फिर गले में कुछ इन्फेक्शन हुआ, या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ इन्फेक्शन हुआ, ये सब रीजन से ये जो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स है, इसमें एक या एक से ज्यादा लिम्फ नोड स्वेल्ड अप हो सकते हैं और लिम्फेडेनोपैथी के हिसाब से प्रेजेंट भी कर सकते हैं। सो लिम्फ नोड स्वेलिंग का सबसे कॉमन कॉज, सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है रिएक्टिव लिम्फेडेनाइटिस। दैट मीन्स it is due to some infection either in mouth, oral cavity, in neck or in chest. Sometimes ये जो posterior cervical lymph nodes होता है, इसका swelling होता है, scalp में कुछ infection होने की वजह से भी हो सकता है, डैंड्रफ होने से, बहुत ज्यादा डैंड्रफ होने से भी यहाँ पे ये जो lymph nodes है, ये swelling, इसका swelling हो सकता है। So the commonest cause of lymph node enlargement is some kind of, it is secondary to some kind of infection. Now the second cause, that is tuberculosis. हम लोग जानते ही है कि tuberculosis is still present in India. So ये भी एक कॉमन कॉज है lymph node swelling का। ये tuberculosis जब डेवलप करते हैं तो इनिशियली lymph node धीरे धीरे बड़ा होता है, बाद में ये lymph node के अंदर पास फॉर्म कर सकता है, और ये जो पास है ये धीरे धीरे स्किन से ड्रेन्ड भी हो सकता है। दैट मीन्स इनिशियली छोटा लिम्फ नोड हुआ, उसके बाद वो बड़ा होता गया और मल्टीपल लिम्फ नोड इन्वॉल्व होता गया, और ये लिम्फ नोड से पास डिस्चार्ज होने स्टार्ट हो गया। ऐसा कुछ अगर सिनारियो है तो उसमें ये ट्यूबरक्लोसिस भी एक कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है कैट स्क्रैच डिजीज। ये क्यों होता है कि जिसके घर में कैट रहते, जो उसका अगर स्किन पे कहीं पे वो स्क्रैच किए तो वहां पे एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से ये जो अंडर आर्म्स में लिम्फ नोड्स है या फिर हैंड में जो लिम्फ नोड्स है उसका स्वेलिंग हो सकता है। तो ये भी एक कॉज है लिम्फ नोड स्वेलिंग का। नेक्स्ट है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। दिस इज ड्यू टू एब्स्टेन बार वायरस। ये जो वायरस है इसका इन्फेक्शन होने की वजह से भी सर्वाइकल लिम्फ नोड स्वेलिंग हो सकता है। और एक इंपॉर्टेंट कॉज है ऑटोइम्यून डिजीजेस। ऑटोइम्यून डिजीज में एसएलई, that means systemic lupus erythematosus और rheumatoid arthritis, ये सब कॉजेस है। ऑटोइम्यून डिजीजेस में एसएलई, दैट मीन्स सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस, rheumatoid arthritis, these are the common causes of ऑटोइम्यून कॉजेज ऑफ लिम्फेडेनोपैथी। सो ये भी लिम्फेडेनोपैथी का एक कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स। दोज पेशेंट्स हैविंग एचआईवी इंफेक्शन, दैट मीन्स जिसे एड्स जैसा बीमारी है, उसमें भी कई टाइम देखा गया कि एड्स के पेशेंट्स में मल्टीपल लिम्फ नोड स्वेलिंग हो सकता है। नेक्स्ट है लिम्फोमा। लिम्फोमा मीन्स ये लिम्फ नोड का एक मैलिग्नेंसी कैंसर जो है लिम्फ नोड का है। ये दोनों टाइप का होता है, एक है हॉजकिंस और दूसरा है नॉन हॉजकिंस। तो ये दीज आर टू टाइप्स ऑफ लिम्फोमा। एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है, उसका डिफरेंट सब कैटेगरीज है, सब टाइप्स है, बहुत सारा सब टाइप्स है। सो ये है लिम्फोमा भी एक लिम्फ नोड का लिम्फ नोड स्वेलिंग का कॉज हो सकता है। और एक कॉज है मेटास्टेसिस। दैट मीन्स बॉडी के कहीं एक पार्ट में कहीं पे एक प्राइमरी मैलिग्नेंसी कैंसर है जो वहां से दूसरे किसी लिम्फ नोड में स्प्रेड किया, तो जिस लिम्फ नोड में स्प्रेड किया वो उसका स्वेलिंग, दैट मीन्स उसका लिम्फेडेनोपैथी डेवलप कर सकते हैं। और बहुत सारे रेयर कॉजेज है जिसमें सार्कोइडोसिस, किकुचिस डिजीज, कैसलमैन डिजीज, रोजाइट हॉफमैन डिजीज, किमुरास डिजीज, दीज आर सम अदर रेयर कॉजेज ऑफ लिम्फ नोड स्वेलिंग। सो ये इतना सारा कॉजेस है। इसके सिवा भी और भी बहुत सारे इन्फेक्शन है जिसकी वजह से भी लिम्फ नोड का स्वेलिंग हो सकता है। आप देखते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, कि कौन से रीजन से ये लिम्फ नोड स्वेलिंग है वो कैसे डायग्नोस करता है। सबसे कॉमनली जो इन्वेस्टिगेशन है वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड करने से बहुत सारे टाइम में ही पता चलता है कि किस कारण से ये लिम्फेडेनोपैथी हुआ।
लेकिन ऐसा भी है जो जहां पे ये डिसाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट है ये इसका प्राइमरी कॉज क्या है। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन दैट इज एफएनएससी, दैट मींस फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसमें क्या किया जाता है कि एक स्मॉल एक नीडल डाल के थोड़ा सा लिम्फ नोड का टिश्यू लिया जाता है, उससे एक स्लाइड प्रिपेयर करके उसे स्टेन करके पैथोलॉजिस्ट एग्जामिन करते हैं और उसके पीछे क्या रीजन है वो उसे ढूंढते हैं। ये एफएनएससी में अगर पस जैसा मटेरियल आया तो उस पस से बैक्टीरियल कल्चर भी कर सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो ट्यूबरकुलर कल्चर है वो भी किया जाता है समटाइम्स, कि इसमें कुछ टीबी का कुछ बैक्टीरिया है कि नहीं, या फिर जेडन स्टेन बोल के एक स्टेन होता है जिससे टीबी का जो ऑर्गेनिज्म है उसे भी डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिम्फ नोड बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजी। ये बहुत ही एडवांस्ड एक मेथड है, इससे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिलता है और ये जो हिस्टोपैथोलॉजी है इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है और इसके ऊपर इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री एक दूसरा टेस्ट है जो यूजुअली कैंसर या लिम्फोमा के केस में ही किया जाता है। तो उससे भी लिम्फोमा का स्पेसिफिक टाइप या फिर कौन सा कैंसर है, उसका प्राइमरी कैंसर कौन सा है, तो इस बारे में बहुत सारे आइडिया मिलता है। और एक है पेट सीटी। पेट सीटी जो है वो यूजुअली मैलिग्नेंसी के टाइम में किया जाता है कि प्राइमरी कौन सा ऑर्गन में कैंसर है, कहां से ये डिपॉजिट आया वो भी ढूंढ सकते हैं, या फिर कैंसर है तो उसका स्टेज ग्रेडिंग ये सब किया जाता है तो इस इन्वेस्टिगेशन से। और इसका मैनेजमेंट ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट जो इन्फेक्शन की वजह से हुआ है उसे ट्रीट करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से नॉर्मल एंटीबायोटिक्स, ट्यूबरकुलोसिस के लिए एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, जो ऑटो इम्यून कॉजेस है उसका डिफरेंट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स है, किस ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से हुआ उसका प्रॉपर्ली अगर प्राइमरी उस ऑटो इम्यून डिजीज को ट्रीट किया गया तो उससे लिम्फेडिनोपैथी कम हो जाएगा। कैंसर जो है उसका डिफरेंट मैनेजमेंट है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कैंसर। सो इतना सारा ट्रीटमेंट ऑप्शंस है, लेकिन हमें याद रखना है जो नॉर्मली जो हम लोगों के नेक रीजन्स में जो एक दो स्वेलिंग कभी कभी डेवलप करते हैं और कुछ ही दिन में जो कम हो जाते हैं, दीज स्वेलिंग्स आर मोस्टली ड्यू टू रिएक्टिव लिम्फेडेनाइटिस। इट माइट बी ड्यू टू सम इन्फेक्शन इन द ओरल कैविटी, हाँ नेक या फिर चेस्ट में कुछ इन्फेक्शन होने की वजह से ही सेकेंडरीली ये लिम्फ नोड स्वेलिंग होता है। तो इसमें हर एक टाइम में इतना डरने का नहीं है। हाँ, इसका कुछ एंटीबायोटिक से भी ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन अगर ये लिम्फ नोड बहुत दिन से है, हाँ बहुत दिन परसिस्ट कर रहा है, सपोज 15-20 डेज या मोर देन 1 मंथ हो गया, तो उसे प्रॉपरली डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए। कुछ इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर सजेस्ट किए तो वो इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए और इसका रीजन ढूंढना है, फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट करना है। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक देना मत भूलिए और ये वीडियो को आप सोशल मीडिया पे शेयर भी कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड स्टे फिट, बी हेल्दी। थैंक यू।